जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। गद्य विधा बैच 2026 के तहत आपके पाठ्यक्रम में हरिशंकर परसाई जी की रचना भोला राम का जीव लगा है। आज उसका हम वाचन भी करने वाले हैं और संपूर्ण नोट्स रिवीजन भी इतने भी आज ही हो जाए। लेकिन पिछली क्लास में हमने देखा है कि जब भी कोई राइटर की कोई रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है तो हमें उस राइटर के संबंध में भी बहुत सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। इतना तो रहना ही चाहिए कि कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं, उनका व्यक्तित्व कृतित्व। तो ऐसे में परसाई जी तो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। खासकर जो विधा हम पढ़ने जा रहे हैं, व्यंग्य विधा के माध्यम से भोला राम का जीव में जिस तरीके से इन्होंने सत्ता पर कटाक्ष किया है, तो एक जो विधा के तौर पे अगर कहें कि व्यंग्य विधा का जिक्र जब भी आता है तो परसाई जी का नाम हमारे जहन में आता है। साथ ही नई कहानियां आंदोलन में अगर देखें, जो कि बदलते हुए जीवन मूल्य, सामाजिक विसंगति और राजनीतिक भ्रष्टाचार का सीधा साधा चित्रण अगर देखें तो इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो इनके जो रचनाओं के केंद्र में रहा है वो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेईमानी, उनको किस तरीके से व्यंग्यपरक ढंग से सत्ता के सामने रखा जाए। तो ऐसे में हम परसाई जी का जब परिचय ले तो एक मूर्धन्य व्यंग्यकार के तौर पे लें। इनका जन्म जो है 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था और अल्पायु में ही पहले माता और कुछ समय बाद पिता के आकस्मिक निधन के बाद जो इनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा और फिर बहुत ही कम आयु में ही 4 छोटे भाई बहन थे, उनकी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई। बहुत सारी चुनौतियों का इन्होंने सामना किया और जैसे कि हिंदी के लेखकों में एक चीज कॉमन रहा है कि आर्थिक तौर पे जो संकट से उन्हें जूझना पड़ता है वो अलग रहता है। तो वो इनके साथ भी रहा। मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान नौकरी करनी पड़ी, वन विभाग की नौकरी के साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तमाम उतार चढ़ाव के साथ ही इन्होंने जो है एमए किया नागपुर विश्वविद्यालय से। तो इस तरीके से इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से अपना एमए कंप्लीट किया। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से किए थे। और इसके बाद जो है वहाँ से कंप्लीट किया डिग्री ली एमए की। इसके बाद कुछ समय तक अध्यापन कार्य में भी संलग्न रहे, जिसके बाद उन्हें शाजापुर के स्थानीय कॉलेज में कॉलेज प्रिंसिपल बनने का प्रस्ताव आया। लेकिन क्योंकि लेखन प्राथमिकता में था, विशेष रुचि उस तरफ था, तो इन्होंने 1947 से ही जबलपुर से स्वतंत्र लेखन कार्य जो है शुरू कर दिया और उसमें अहम भूमिका में रहा क्योंकि वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया था, जबल मध्य प्रदेश से ही, जबल मध्य प्रदेश से। हाँ, तो यहीं से इनका जो ये है वसुधा पत्रिका, तो क्योंकि 1947 में इन्होंने स्वतंत्र लेखन काम शुरू किया था तो साप्ताहिक पत्रिका निकलता था वसुधा। इन्होंने वसुधा का प्रकाशन शुरू किया, वसुधा के संस्थापक संपादक रहे और बहुत सारी कुरीतियों पे इन्होंने प्रहार भी किया। लेकिन वही है कि आर्थिक संकट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नहीं चला था। लेकिन इस तरीके से इन्होंने हिंदी साहित्य में जो व्यंग्य विधा है उसको एक प्रतिष्ठा दिला दी थी। बाद में इनका जो लेखन है व्यंग्य एक साहित्यिक विधा के रूप में भी इसी बहाने स्थापित हो गया और जो समाज में व्याप्त पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी, उनको सशक्त ढंग से सामने एक प्रहरी के तौर पे रखने लगे। नई कहानी आंदोलन के दौर में इन्होंने कई विधाओं में लेखन का सृजन किया। उपन्यास, कहानी, निबंध, व्यंग्य विधा, आत्मकथा, संस्मरण। निधन 10 अगस्त 1995 को 10 अगस्त 1995 को इनका निधन जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। सन 47 में ही जब इन्होंने बताया कि लेखन शुरू कर दिया था तो प्रहरी पत्रिका में दूसरों की चमक दमक नाम से, बाद में वो इनकी पहली जो रचना थी, बाद में वही पैसों का खेल नाम से छपी। बहुत सारी रचनाएं थी, इधर उधर बहुत सारे हो गए। बाद में आप देखेंगे हरिशंकर जी की परसाई संकलन करके आता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें संकलित की जाती है। वो भी इन कहते हैं कि एक तरीके से मेरे जीते जी मेरा श्राद्ध कर में जो परसाई जी की जो रचनावली करके 6 खंडों में आता है। बाकी स्वर्ग से नरक जहाँ तक ये मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुआ। तो पहली रचना के संबंध में आप ये भी देख सकते हैं, दोनों हैं। ये कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित रहे। दूसरे एक
कह सकते हैं कि कबीर जी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। इनका जो रचना है सदाचार का ताबीज, रिश्वत लेन-देन के मनोविज्ञान पर आधारित है, तो बहुत प्रसिद्ध रहा ये। बाकी अब देखिए निबंध संग्रह में, क्योंकि हम अगर कृतित्व पक्ष की बात करेंगे तो बहुत सारी रचनाएँ हैं और पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि ये रचना किसकी है, और इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे बहुत प्रसिद्ध है सदाचार का ताबीज, व्यंग्यपरक रचना है निबंध संग्रह के तौर पे सदाचार का ताबीज है। शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का ज़माना, बेईमानी की परत, भूत के पाँव पीछे। आप नाम से ही ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे सदाचार का ताबीज़, लोग ताबीज़ गले में पहनते हैं या सुरक्षा कवच के तौर पे, तो पहनना ही है सदाचार का ताबीज़ पहनो। ये कहते हैं शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का ज़माना, लेकिन परत किस चीज़ की है? बेईमानी की। भूत के पाँव पीछे, तब की बात और थी। और अंत में एक तो इन्होंने बहुत प्रसिद्ध लिखा प्रेमचंद के फटे जूते पर, माटी कहे कुम्हार से, काक भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे बहुत प्रसिद्ध है। हम एक उम्र वाकिफ हैं, ऐसा भी सोचा जाता है, तुलसीदास चंदन घिसे। अब ये दोनों नाम आप देखिए, एक इन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते, दूसरा तुलसीदास चंदन घिसे। तो व्यंग्यपरक लहजे में इन्होंने चीजों को लिखा है और शीर्षक भी उसी तरीके से रखा है। कहानी संग्रह में देखेंगे तो कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव नाम से है, जैसे उनके दिन फिरे दो नाक वाले लोग। इनके अलावा उपन्यास देखें तो उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, बाल उत्सव, अकाल यानी बाल साहित्य में देखें तो बाल साहित्य के तहत जो है अकाल उत्सव, जैसे उनके दिन फिरे। समीक्षा में है सुदामा के चावल। व्यंग संग्रह के तौर पे देखें तो व्यंग संग्रह में वैश्वन की फिसलन। इनके अलावा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये विकलांग श्रद्धा का दौर भी व्यंग संग्रह में बहुत प्रसिद्ध है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैश्वन की फिसलन, संस्मरण तिरछी रेखाएं, आत्मकथा गर्दिश के दिन। परसाई जी क्योंकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में निरंतर क्रियाशील रहे तो उनका व्यक्तित्व बहुमुखी है। इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सम्मान से इनके व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है। डिलीट की उपाधि इनको मिला था जबलपुर विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से। ये कब मिला था? 1982 में। सम्मान के तौर पे डिलीट की मानद उपाधि दी गई थी रजत जयंती समारोह के दिन। साहित्य अकादमी भी इनको मिला, और जैसा कि बताया हमने विकलांग श्रद्धा का दौर, साहित्य अकादमी ने परसाई जी को विकलांग श्रद्धा के दौर नामक रचना संग्रह के लेखक के रूप में 1982 में जो है अखिल, ये विकलांग श्रद्धा के दौर के मतलब विकलांग श्रद्धा का जो दौर है इस पे इन्होंने 82 के अखिल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। फिर इसी तरीके से इन्हें सम्मानित किया गया 1987 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, वहीं से थे तो वहां से इसको भी अलंकृत भवभूति अलंकरण से अलंकृत किया गया। इसके बाद जो है 1984 में 1984 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा परसाई जी को शिखर सम्मान से भी विभूषित किया गया था। शिखर सम्मान। और फिर विश्व शांति सम्मेलन सन 1962 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य की हैसियत से वे रूस की यात्रा पर गए थे। ये रूस यात्रा इनके लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा था। और रूस यात्रा जब ये गए थे तो क्योंकि ये प्रारंभिक लेखकी जीवन में परसाई जी प्रहरी नामक साप्ताहिक पत्र में लिखते थे, तब जबलपुर में वे केंद्रीय साहित्यिक संस्था साहित्य संघ के महासचिव भी थे। तो जबलपुर माध्यमिक शिक्षा संघ के संस्थापक शिक्षकों में उनकी गणना होती थी, और वो रूस यात्रा भी गए थे इस मतलब कि एक हैसियत से विश्व शांति सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडल के तौर पे। बाकी मध्य प्रदेश में शांति आंदोलन के निर्माण और विस्तार में भी रहे। तो कुल मिला के अगर देखें तो विभिन्न उपाधियों अनेक पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया। इनके व्यक्तित्व पे एक चीज ये है कि बहुत छाप रहा है। श्री कमला प्रसाद जी कहते हैं
परसाई जी के दो गहरे साथी हैं, एक कबीर हैं, दूसरे मुक्तिबोध हैं। कबीर इनको क्यों बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि कबीर जी फकड़ाना अंदाज, घरभूख मस्ती, जो लापरवाही, अखंड विश्वास, विसंगतियों से लड़ना, कुठाराघात करना, तो कबीर ने क्योंकि समय और समाज में व्याप्त रूढ़ी और आडंबरों को छिन्न-भिन्न करने के लिए संगत और सार्थक व्यंग का सहारा लिया था। बिल्कुल आप समझिए कि वही चीज़ कहते हैं कि ये उस समय की बात करें, तो जिस तरीके से जब कबीर का हम देखते हैं शब्दों में बयां करते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो परसाई जी के जीवन में भी वो चीजें जब आप उनकी रचनाओं से रूबरू होंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में परसाई जी भी उन अनगिनत सामान्य युक्तियों से परे विशिष्ट व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने संसार के सुख को अपना सुख, संसार के दुख को अपना दुख समझा। और ये सारे संसार की चिंता करने वाले परसाई जी महात्मा कबीर की भांति दुखी भी थे, जो निरंतर जाग कर लोगों की चिंता करते थे। इसलिए तो उनको प्रेमचंद जी के फटे जूते नजर आ रहे हैं, तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं। तो वो उनके व्यक्तित्व में उनकी पंक्तियां बार बार भी उद्धृत करते हैं, हम ना मरे मरे ही संसारा, या जो घर जाड़े आप ना सो चले हमारे साथ, सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। सन 1957 से ही परसाई जी जो है संपूर्ण रूप से साहित्य की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिए थे। हालांकि जो लिख रहे थे बहुत इधर उधर थे, तो वो उस तरीके से संकलित नहीं हो पाए थे। तो उनकी प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं को 1985 में परसाई रचनावली करके ये राजकमल प्रकाशन से निकला था 6 खंडों में। जो पहले इनके बहुत सारे कॉलम वगैरह छपते थे, सब इधर उधर थे, एकत्रित नहीं थे, तो वो कॉलम जैसे कुछ ये देखिए आप, पहले की रचना सुनो भाई साधु नई दुनिया में, और अंत कल्पना में, ये माजरा क्या है जनयुग पत्रिका में, ये बहुत प्रसिद्ध लेख इनके रहे हैं। रिटायर्ड भगवान की कथा, कथा यात्रा, अरस्तु की चिट्ठी, परिवर्तन में, देख कबीर रोया, माटी कहे कुम्हार से, करंट में, तुलसीदास चंदन घिसे, सारिका पत्रियों, सारी चीजों को संकलित करके 6 खंडों में करके ये प्रकाशित किया गया था। और उन्हें भी लग रहा था कि मेरे जीते जी ही ये काम हो गया, तो इससे वो बहुत एक तरीके से संतुष्ट भी थे कि कम से कम मेरे रहते ही ये मेरे जीवन काल में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी हम लोग जो है, क्योंकि भोला राम का जीव ये अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, देखते हैं। बाकी परसाई रचनावली करके 6 खंडों, तो पूरी रचना में आप देखेंगे काफी विस्तार से हर एक चीजें हैं, लेकिन हमें बस इतना ही जानना था। थोड़ा बहुत परिचित हो जाना जरूरी है, जो भी लेखक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। भोला राम का जीव 1967 परसाई रचनावली ने बताया 6 खंडों में था। सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार पर इसमें व्यंग किया गया है, और क्योंकि अब हम रचना पढ़ेंगे और लास्ट टाइम जो है नोट्स रिवीजन करेंगे। तो जन्म 1924, निधन 1995। परसाई जी हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को एक विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत जो परिधि है उसे उबार कर, क्योंकि व्यंग को सब लोग हल्के फुल्के मजे के लिए, लेकिन व्यंग के माध्यम से भी बहुत सारी बातें रखी जा सकती है, साहित्य की सेवा की जा सकती है, तो उसको एक कहते हैं कि विधा का दर्जा दिलाना। और सिर्फ उनकी व्यंग रचनाएं ऐसे नहीं हमारे मन में गुदगुदी पैदा करती हैं या नहीं करती हैं, सबसे बड़ी बात है उसकी खासियत, वो सामाजिक वास्तविकताओं को सामने रखती हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को अलग रह पाना संभव नहीं है, असंभव है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन, जिसे पाठक लेखक के साथ एकात्मकता का अनुभव करता है। उनकी कृतियां जबकि हमने ऊपर देख लिया, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, तट की खोज, वैष्णो की फिसलन, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर। लेखक ने अपने एक परिचित रिटायर्ड कर्मचारी की दुखपूर्ण यथार्थ घटना से प्रेरित इस कहानी की रचना की है। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेखक कह रहे हैं अपने ही एक कोई परिचित रिटायर्ड कर्मचारी थे, उनकी दुखपूर्ण यथार्थ यानी सच्ची घटना है, उससे प्रेरित होकर भोला राम का जीव लिखे हैं। कहानी का कथानक इतना ही है कि भोला राम के जीव की तलाश
स्वर्ग में हो रही है, मगर उसका जीव यमदूत को चकमा देकर अपनी पेंशन की फाइल में घुस गया है। जीव की तलाश करते हुए नारद आते हैं और साहब को घूस में अपनी वीणा देकर दबी फाइल निकलवाते हैं। फाइल में चिपके भोला राम का जीव जो है उसे कभी वो क्या नाम है, नारद जी कहते हैं स्वर्ग चलने के लिए, मगर भोला राम का जीव कहता है मैं अब तो अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में ही चिपका रहना चाहता हूँ, अर्थात मैं नहीं जाना चाहता। कहानी सौंदर्य कथानक में ना होकर उसके सहारे उभारे गए तीखे रिमार्क और चुटकुले व्यंग के माध्यम से शासकीय ढांचे की लाल फीता साए घुसखोरी और क्रूरता को उजागर करने का प्रयत्न करता है। भारत की समाज व्यवस्था और प्रशासन तंत्र का चित्रण इस कहानी में कुशलता और मार्मिकता के साथ है। उसमें मार्मिकता में सनी मानवीय संवेदना भी है और तीखे व्यंग से तिलमिला देने वाली चोटें भी हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू होता है। पहला पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे एक पात्र है धर्मराज। धर्मराज कितने वर्षों से? लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और देखिए दो चीज किस आधार पे सीट अलॉट हो रहा है। तो धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार थूक से पन्ने पलट कर रजिस्टर देख रहे थे। तो थूक से कैसे क्वेश्चन आता है कि बार बार थूक से पन्ने पलट कर रजिस्टर कौन देख रहा था? चित्रगुप्त देख रहे थे। और लाखों वर्ष से कर्म और सिफारिश के आधार पे अलॉटमेंट कौन कर रहा था? धर्मराज। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया चित्रगुप्त ने कि मक्खी चपेट में आ गई। एक मक्खी थी वो चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वो बोले महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और वो यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक वो आया नहीं। धर्मराज ने पूछा और वो दूत कहाँ है जो लेने गया था? तो महाराज वो भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम परेशानी और श्रम के कारण और भी अधिक विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार होकर त्यों ही मेरे चंगुल से छूटकर वो न जाने कहाँ चला। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं नहीं पता चला। तो इन्होंने क्या कहा? दया निधान। जब उनसे पूछा, चित्रगुप्त जो है ये धर्मराज को चीजों को अपडेट दे रहे हैं बैठ के, और यहाँ पे धर्मराज इनसे पूछते हैं। कौन पूछता है? तो यमदूत किसको बताता है? धर्मराज को बता। धर्मराज ने पूछा कि वो दूत कहाँ गया? महाराज वो भी लापता है। जैसे ही वो आया तो पूछा कि भोला राम का जीव कहाँ है? तो यमदूत हाथ जोड़कर कहते दया निधान कैसे बताऊं, आज तक तो धोखा मिला नहीं। 5 दिन पहले देह त्यागी, पकड़ा, इस लोक के लिए चला, लेकिन नगर के बाहर जे हुई उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर मैं सवार हुआ, गायब हो गया। गुस्से में धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख जीवों को लाते लाते तुम बूढ़े हो गए, फिर भी एक मामूली आदमी के जीव ने तुझे तक चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूटे हैं, पर इस बार तो कोई और इंद्रजाल हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बना है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों को कौन मोजी रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में काट लिए जाते हैं। एक बात और भी हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा लिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ ही गई है। भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए।
धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? तो कहाँ की समस्या? नरक में। धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नरक में क्या हुआ, पिछले सालों गुड़ी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार आए हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं, यानी ठेकेदार आ गए हैं, इंजीनियर आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर नहीं गए। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। ये समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले ही मृत्यु हुई। उसके जीव को ये दूत यहाँ लेके आ रहा था, जो इस रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वो कहीं मिला ही नहीं। अगर ऐसा होने लगा तो फिर पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था बेचारा। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला नाम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। उसके एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हुआ था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था कि इतने में भोला राम ने संसार छोड़ दी। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। नारद भोला राम के नगर में पहुंच गए। माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन से समझ गए नारद कि भोला राम का मकान यही होगा। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। किसने कहा था? लड़की ने। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से यह तो जवाब नहीं आता था, और आता था तो यही कि तुम्हारी पेंशन पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेच कर हम लोग खा गए। गहना बिका, फिर बर्तन बिक गया, अब कुछ नहीं है। फाके होने लगे थे, चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते दम तोड़ दिए। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक कोई कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी ही नहीं। वो अपने मुद्दे पर आए और बोले, माँ ये बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिनमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री से। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर देखा भी नहीं। नारद हंसकर बोले, तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यह भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वो कहने लगे, साधुओं की कौन बात मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। अब सरकारी दफ्तर जहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखकर बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन ही नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई यहाँ तो बहुत से पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिले। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे, चौथे ने पांचवें।
जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़ा नाराज हुआ। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी तो आपका सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने बोला, राम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज तो जानते नहीं। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी तो एक मंदिर है, यहाँ भी दान करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। तो समस्या ये थी कि पेंशन से ज्यादा इनकी स्टेशनरी खर्च हो जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुक गए। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन तो चाहिए भाई। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर बीड़ा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रख सकते हैं। एक्चुअली मेरी जो लड़की है उसको गाना बजाना सीखना है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की बीड़ा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीखेगी तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देख कर जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंक गए, पर दूसरी ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये था व्यंग परक ढंग से जो है कि एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो समय से पूर्व कैसे इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए भी नहीं तैयार हो पा रहा, क्योंकि उसका जो मन है सब कुछ यहीं लगा हुआ है, अपने बीवी बच्चे परिवार में ही। तो एक तरीके से वो यहीं से आत्मिक शांति नहीं पा रहा है। और क्योंकि सरकारी महकमा के काम ऐसे ही चलते हैं, वजन वजन बार बार रखने की बात हो रही, तो मतलब ये जो प्रत्यक्ष समाज में घट रही है घटनाएं ना, उसी का आप देखिए कि व्यंग परक ढंग से कहानी में डाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, परसाई जी ने खुद ही बोला है, क्योंकि आप देखिए धम्म जबलपुर मोहल्ला की बात कर रहे हैं और ये खुद ही कह रहे हैं कि मेरे एक मित्र सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर, तो कुछ ऐसे ही था, यथार्थ घटना से ये जो कहानी है वो आपके सामने रखा गया। तो एक बार थोड़ा सा की पॉइंट्स में क्या क्या आपको ध्यान रखना है बता देते हैं इसी में, क्योंकि नोट्स अलग से कुछ नहीं, इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए संक्षेप नोट्स में जो है, एक तो आपको ये पता चल गया कि इसके जो पात्र जो हैं धर्मराज हैं, चित्रगुप्त हैं, यमदूत हैं, नारद हैं, भोला राम का तो पत्नी, बेटी, साहब, बाबू, चपरासी। 5 दिन पहले भोला राम ने अपना शरीर जो है छोड़ा था। इनकी स्त्री ने नारद से क्या कहा था, जब पूछा उन्होंने कौन सी बीमारी है, तो कहा था गरीबी की बीमारी थी। बाकी धर्मराज चित्रगुप्त, तो धर्मराज जब चित्रगुप्त से पूछते हैं शुरुआत में ही, तो चित्रगुप्त जब फाइल पलटते रहते हैं और फाइल के बीच में एक जो है मक्खी भी दब जाती है और गुस्से में झटक के फाइल वो हटा देते हैं। तो यमदूत जब आते हैं तो यमदूत से पूछते हैं धर्मराज,
वो कहता कृपा निधान आज तक तो हम कर ही रहे थे, पर पता नहीं कैसे ये गलती हो गई और बढ़िया हम लेके आ रहे थे। चित्रगुप्त जो है समझाते हैं इनको, धर्मराज को कहते हैं कि आजकल हो क्या रहा है पृथ्वी पर, एक व्यापार चला है। क्या व्यापार है कि अगर मान लो आप अपने दोस्त को फल भेज रहे हो तो वो रेलवे महकमे वाले उड़ा लेते हैं। अगर हौजरी पार्सल से मोजे भेजे जा रहे हैं तो मोजा भेजा जा रहा है जहाँ पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहा है, वो मोजा जो है अफसर पहनते हैं। राजनीतिक दल जो है वो विरोधी दल को बंद कर देते हैं ताकि ये हो कि विरोध में कोई बोलने वाला रहे ही ना। मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं वो रास्ते में ही कट जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से भ्रष्टाचार जो है, पृथ्वी पर भ्रष्टाचार का व्यापार चल रहा है कि फल भेजो तो रेलवे वाले उड़ा ले रहे हैं, हौजरी पार्सल मोजे भेजो तो अफसर पहन रहे हैं, दल वाले विरोधी दल को बंद कर दे रहे हैं, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में काट दिए जा रहे हैं। धर्मराज को भी गुस्सा आता है और कहते हैं लग रहा है जो है चित्रगुप्त तुम्हारा भी रिटायरमेंट का समय आ ही गया है। यहाँ पे एक जगह और भी चीजें भ्रष्टाचार पे जब ध्यान देते हैं तो वो जब नारद मुनि आते हैं पूछते हैं उनसे कि आपके यहाँ वही नरक वाली समस्या चल रही है क्या, नरक में जगह नहीं बच है? तो कहते नहीं नहीं। अब एक समस्या ये भी बताते हैं कि नरक में बहुत सारी इमारतें खड़ी कर दी जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ नरक में जो है, नरक में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, उसमें बड़े बड़े ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर, जो कि कोई जब मजदूर काम पे नहीं आया फिर भी उसको पैसे मिले जा रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, ठेकेदार, पंचवर्षीय योजना का पैसे का घोटाले वाले, ये सब आ गए हैं क्योंकि ये इनमें सब निपुण है। तो ये सब हमारे नरक में आ गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दी है, तो नरक में तो अब वो वाली समस्या है नहीं। तब नारद मुनि पूछते हैं फिर कौन सी समस्या है? तब वो उनसे बताते हैं कि 5 दिन पहले भोला राम का जीव था और इस तरीके से वो नहीं आ रहा है। अब हम लोग दो ही आधार पे यहाँ पे सीट अलॉटमेंट जो है किस आधार पे होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 आधार पे, एक कर्म और दूसरा सिफारिश। तो ये बड़े चिंतित हैं कि ये जो हम सीट अलॉट करते हैं धर्मराज, 2 ही आधार पे करते हैं, कर्म और सिफारिश के आधार पे। अब अगर इस तरीके से बीच में से ही गायब होने लगे तब तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, पाप पुण्य तो परेशानी में पड़ जाएगा। तो नारद मुनि कहते ठीक है भाई, मैं इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ, मुझे उसका एड्रेस दो बोलाराम का, मैं जाके पता करता हूँ। तो चित्रगुप्त जो है रजिस्टर पलट कर निकालते हैं तो फिर बताते हैं कि जो बोलाराम है ये जबलपुर शहर में रहते हैं, धमापुर मोहल्ले में एक नाले के किनारे 1.5 फुट का कुछ कमरा करके बताते हैं। कहते हैं स्त्री हैं, 2 लड़के हैं, एक लड़की है। भोलाराम करीबन 65 साल के हैं, एक सरकारी रिटायर्ड अफसर थे। और उनसे ये भी कहते हैं कि हो सकता है अब बहुत दिन से रूम का किराया हो रहा है, अभी 1 साल से नहीं दिए हैं, तो जो मकान में रहते थे शायद वो भी निकाल दिया हो, तो इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो नारद जी आते हैं, जाते हैं, फिर आप देखते हैं नारद पहुंचते हैं, जब क्रंदन सुनते हैं स्त्री और बच्ची का तो वहीं रुक जाते हैं, उनको लगता है यही डोर बेल बजाते हैं। फिर लड़की तो कहती है आगे बढ़ने के लिए, फिर स्त्री को बुलाते हैं, फिर उससे पूछते हैं भाई बताओ क्या समस्या थी, तो वो बताती है। और यहाँ तक वो जब नारद जी पूछते हैं किसी और स्त्री से संबंध वगैरह था तो पहले वो गुस्सा भी हो जाती है, फिर कहती है कि आप तो साधु हैं, हो सकता है पेंशन वाली समस्या सुलझा भी सकते हैं। तो उनको थोड़ा दया भी आ जाता है। फिर स्त्री ये भी कहती है अगर 50-60, जब वो कहती है कि गरीबी की बीमारी थी तो नारद जी कहते हैं उम्र भी हो गया था, तो वो इस चीज पे मानती नहीं कि उम्र हो गया था, कहती अगर 50-60 पेंशन मिलता तो गुजारा हो जाता, इतनी जल्दी नहीं जाते। नारद जी आते हैं, फिर बाबू बाबू करके इतने बाबू 25-30 बाबू का चक्कर लगा लेते हैं। अंत में एक चपरासी जो उनको सलाह देता है कि भाई यहाँ समस्या है वजन की, वजन रखेंगे तो काम हो जाएगा, इसके लिए आप बड़े बाबू के पास जाइए। तो बड़े बाबू के पास जाते हैं। अब बड़े बाबू भी कहते हैं भाई साधु महात्मा इंसान, आपको पता नहीं वजन रखना पड़ता है। तो भी नारद जी को समझ नहीं आता ये वजन वाला मतलब है क्या। तो वो समझते हैं पेपर वेट, कहते बहुत सारे पड़े हैं। तब वो कहता है कि जैसे ये आपका वीणा है, ये अगर आप वजन के तौर पे रख देंगे फाइल पे तो इतनी दरख्वास्तें आई हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है और आप अपनी बीड़ा दे देंगे और साधु की बीड़ा तो बहुत पवित्र चीज हो जाएगा और बढ़िया सीख लेगी, शादी विवाह हो जाएगा। आखिर ये बीड़ा लेते हैं और फटाफट फाइल खुलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही फाइल खुलता है, भोलाराम जैसे ही तेजी से बोलते हैं नारद मुनि,
भोला राम तुरंत चौंक के कहेगा, पोस्टमैन है क्या? और नारद जी तुरंत समझ गए वही है नारद, भोला राम है। उसे कहते चलो तुम्हारा स्वर का टिकट कटा हुआ है, चलो वहाँ में। कहता कैसे चले महाराज, हम तो अभी दरख्वास्तों में लटके हुए हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपके स्वर्ग जाने में। तो एक तरीके से व्यंग्य है ना कि एक आम आदमी जो है, जिसको स्वर्ग और नरक जाने की बात ही नहीं है, वो इसी धरा पे रह के अपने परिवार के बीच जो करना चाहता है कम से कम उसी में पहले शांति से जी लेना, उसको बीच में लटका दिए। तो इस तरीके से परसाई जी ने जो है भोला राम का जीव लिखा है। और क्योंकि बहुत बड़ी रचना नहीं थी, और जिस हिसाब से सारी रचना इतनी बड़ी, उसमें ये बहुत सही था और अच्छे से आपका हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।